हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीकेजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमको कुछ प्रोसेसेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, वो हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, व्हाट इज़ लाइफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि लाइफ का मतलब क्या है। अब जब भी लाइफ वर्ड आ रहा है तो यहाँ हमारे सामने एक वर्ड जो आ जाता है वो है लिविंग। हमको लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइफ मतलब लिविंग और उसका अपोजिट जो होता है वो है नॉन लिविंग। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है, कोई चीज़ जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। कोई तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती होगी, कोई क्राइटेरिया होता होगा जिससे ये डिसाइड होता होगा कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमको याद रखना है। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ग्रोथ। नॉन लिविंग में कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट यही है। सेकेंड पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो पहला पॉइंट तो हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर हमने सीड लगाया तो उस सीड से धीरे धीरे क्या बन सकता है, प्लांट बन सकता है। प्लांट बन रहा है, दैट मीन्स उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। वैसे ही प्लांट क्यों बन पा रहा है, क्योंकि उसमें कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती जा रही होगी जिससे सेल डिवाइड हो रही होगी। और इस तरह की जो भी केमिकल रिएक्शन होती है सेल में या सेल के डिवीजन के टाइम पे या कभी भी, उन सारी रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं और फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये दो पॉइंट हो गए, ये दोनों नॉन लिविंग में नहीं होते। तीसरा जो कि और इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो है रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम बोल रहे हैं लिविंग, दैट मीन्स उसकी बॉडी में कम से कम एक सेल तो है ही, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे हम बोलते हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर का मतलब होता है जिसकी बॉडी में एक ही सेल हो, लेकिन मल्टीसेलर का मतलब जिसकी बॉडी जो है वो कई सारी सेल से मिलकर बनी हो, चाहे एक सेल हो चाहे कई सारी सेल हो, बट अगर उसमें सेल है दैट मीन्स वो कैसा है, लिविंग। अगर किसी में सेल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, नॉन लिविंग। तो ये तो पॉइंट्स हो गए किसके, लिविंग के। और एक पॉइंट हम बोल सकते हैं क्या, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मूवमेंट पॉसिबल है। मूवमेंट पॉसिबल है, नॉन लिविंग कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर जैसे हम अपनी ही बात करें, हम यहाँ से यहाँ तक प्लेस हमारा चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, मूवमेंट, ठीक है। इसी तरह से जो प्लांट की बात करते हैं, प्लांट कभी प्लेस चेंज नहीं करते हैं, प्लांट कभी प्लेस चेंज नहीं करते हैं, वो अपने प्लेस पर ही रहते हैं, वो कभी मूवमेंट नहीं करते, बट स्टिल दे आर लिविंग, क्योंकि उनमें बाकी सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल होती है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के पास नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है, तो हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनका कोई ना कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उनमें क्या दिखाई देता है, मूवमेंट दिखाई देता है। अब प्लांट में मूवमेंट नहीं दिखाई देता, लेकिन हम एक टर्म याद रख सकते हैं, कौन सा, डिफ्यूजन। एक टर्म हमको पता है, डिफ्यूजन। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जैसे किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, ठीक है, या फिर दूसरे कोई भी सब्सटेंसेस जो हैं ये मूव कर सकते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी क्या कहलाएगा, मूवमेंट ही तो कहलाएगा। तो इसका मतलब अगर ये किसी के पास प्रॉपर्टीज़ है तो वो लिविंग है, और अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो वो नॉन लिविंग। इस चैप्टर में हमको इसी के बेस पर पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, ठीक है। और इसीलिए हमने क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज़ लाइफ। तो हम बोलेंगे जिस भी चीज़ के पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको बोलेंगे लिविंग, या यूँ बोल सकते हैं कि उसी में क्या है, लाइफ। अगर ये प्रॉपर्टीज़ या इनमें से एक दो प्रॉपर्टी भी किसी में नहीं है तो हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, लिविंग कंसीडर उसको नहीं करें, ठीक है। बट इनमें सब में एक्सेप्शन हो सकते हैं। ओके, तो अब हम समझ रहे हैं, अभी हमने लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस समझ लिया। अब लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर का हेडिंग क्यों दिया हुआ है, तो लाइफ प्रोसेसेस हेडिंग क्यों दिया है वो हमको कब समझ में आएगा, जब हमको लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन पता हो। तो क्या डेफिनेशन है, दोज प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि लाइफ का मतलब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज में अपन ने पढ़ी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए
कुछ एसेंशियल या यूँ बोल सकते हैं बहुत ज़रूरी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो उन सारी प्रोसेसेस को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो जरूरी प्रोसेसेस होती है, एसेंशियल मीन्स जरूरी, उन सारी प्रोसेसेस को हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो हम यहाँ पर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस बता सकते हैं। सबसे पहली हो सकती है न्यूट्रिशन। सबसे पहली क्या होगी, न्यूट्रिशन। क्या मतलब होते हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम इनके नाम लिख रहे हैं। तो न्यूट्रिशन, इसके अलावा रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। तीसरा जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन है ना, और एक्सक्रीशन, ये भी क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी क्या होती है, लाइफ प्रोसेसेस। अब इन सब का मतलब क्या है, ये चारों प्रोसेसेस कैसे लाइफ प्रोसेसेस कहला रही है वो हमको समझना है। तो सबसे पहले प्रोसेस हमको लिखी हुई है हमने न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब सिंपल से शब्दों में बोले तो खाना खाना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर उसको फूड नहीं मिल रहा है, अगर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या वो सर्वाइव करेगा, नहीं कर सकता। मतलब उसकी लाइफ बिना न्यूट्रिशन के पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रिशन उसकी लाइफ को मेंटेन करने की एक एसेंशियल प्रोसेस हो गई, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, लाइफ प्रोसेस। दूसरा आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है, ब्रीदिंग करना। तो अगर कोई रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो उसकी बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। केवल खाना खाने से एनर्जी जनरेट नहीं होती है, एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल होना जरूरी है। हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, उसके बारे में वो आएगा। तो रेस्पिरेशन मतलब अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं बनेगी। तो रेस्पिरेशन भी क्या हो गई, लाइफ प्रोसेस हो गई, क्योंकि रेस्पिरेशन के बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब उसने कोई फूड इंगल्फ किया है या खाया है तो उसको बॉडी में कहीं जहाँ भी जरूरत होगी, जिस भी सेल में जरूरत होगी वहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो जरूरी है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के लाइफ पॉसिबल नहीं, ठीक है। और लास्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। बॉडी में कई सारी प्रोसेसेस के कारण क्या होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस जनरेट होते हैं, तो उन वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर वेस्ट सब्सटेंस बॉडी में इकट्ठा होंगे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसलिए एक्सक्रीशन भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस, इससे वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करना होता है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये चारों प्रोसेसेस क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेसेस। कहीं पर हमको लिखा हुआ हो सकता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। बिल्कुल है, हमने बोला था मेटाबॉलिज्म भी एक लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है ना। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उन सबको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, और फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि क्या रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है, क्या रिप्रोडक्शन को भी लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की कंटिन्यूटी, उसके जैसी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में कभी रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसकी डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट लाइफ प्रोसेस। क्यों, हमने बोल दिया है कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस जरूरी हो उसी को लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। तो रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं भी करता है तो उसकी डेथ थोड़ी हो जाएगी, वो मरेगा नहीं। इसका मतलब रिप्रोडक्शन ट्रू सेंस में लाइफ प्रोसेस नहीं है। बट रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा तभी तो उसके जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वो कहलाती है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में बेसिकली इन चारों प्रोसेसेस को हमको डिटेल में बताया गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन होता है। बेसिकली ह्यूमन बींग्स पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया, तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। 4 प्रोसेसेस हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या उसी को सर्कुलेशन भी बोलते हैं, और एक्सक्रीशन, ठीक है। लेकिन सबसे पहली प्रोसेस जो है वो है न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिंपल से शब्दों में बोले तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर इसी को बोल सकते हैं इनटेक ऑफ फूड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक कर रहा है मतलब खा रहा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। सिंपल से शब्दों में द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। ना, न्यूट्रिशन जो होता है उसके 2 टाइप होते हैं। न्यूट्रिशन जो है उसके 2 टाइप है।
पहला टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा टाइप यहां पर होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों का मतलब क्या है, पहले तो अपन यहां समझ लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और ट्रोफोज एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते अपने फूड के लिए, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोला जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, मतलब हम बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ऑन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन कहलाएगा वो कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो इसी चैप्टर में हमको बताया हुआ है। इसके अलावा कई सारे बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो वो भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हमको समझ में आ गया कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उनको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और इस मोड को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या मतलब है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो यहाँ पर भी एक वर्ड है हेट्रो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट या अलग, ठीक है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। उनको हमेशा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करना पड़ रहा है, डिपेंड करना पड़ रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके क्या एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ पर भी बता सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स को हमेशा किसी दूसरे पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स भी क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में ये डिफरेंस है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स in which organism make their own food, and heterotrophic nutrition means in which organism depends on other organism for their food या nutrition। तो इसमें एनिमल्स बेसिकली आते हैं, फंगस भी इसी में आता है, तो एग्जाम्पल में हम फंगी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में डिफरेंस हो गया। अब हमसे पूछा जा सकता है कि ऑटोट्रॉफिक के भी कोई सब टाइप्स है क्या, और हेट्रोट्रॉफिक के भी कोई सब टाइप्स है क्या। तो बिल्कुल उसके सब टाइप्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके बेसिकली दो सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो सबसे पहला इसका जो टाइप होता है वो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये इसका पहला टाइप। और इसी का एक और टाइप होता है जिसको हम बोल देते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफिक का ये तो मतलब है अपने को क्लियर कि ये अपना फूड खुद बनाएंगे, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना रहा है तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होगा। और अगर कोई केमिकल, कीमो वर्ड का मतलब होता है केमिकल, अगर कोई केमिकल की हेल्प से अपना फूड बना रहा है तो वो कहलाएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पर नहीं लिखा है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम ऐड कर सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए उनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल अपन ने यहाँ लिख रखा है बैक्टीरिया, वो केमिकल की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑटोट्रॉफ्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, जो केमिकल्स की हेल्प से बना रहे हैं वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ऐसे ही हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं।
तो अब हम समझ रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के सब टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टाइप होता है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके 3 सब टाइप्स हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीनों क्या होते हैं, तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम समझ रहे हैं। इसमें पहला टाइप जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड जो है इंगल्फ करेगा या खाएगा, उसके बाद उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद वो फूड डाइजेस्ट होगा, टूटेगा। डाइजेशन का मतलब होता है टूटना। तो इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड को इंगल्फ किया जो कि सॉलिड होता है, उसको तोड़ा और फिर उसको बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर पाती। तो इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये कौन करते हैं, तो सारे एनिमल्स जो है वो इसी तरह का न्यूट्रिशन करते हैं, ह्यूमंस भी जो है वो यही करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये हो रहा है कि फूड पहले बॉडी के अंदर जा रहा है और फिर डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर एक वर्ड है सेप्रो। सेप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, सेप्रो वर्ड का मतलब क्या आ रहा है, डेड एंड डिकेइंग। तो मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड सब्सटेंसेस या डिकेइंग सब्सटेंसेस, कोई चीज़ खराब हो रही है, सड़ रही है, उससे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है तो वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब ऐसा कौन करता है, तो फॉर एग्जांपल फंगस, कई सारी फंगस ऐसी होती है या कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ने फूड को पहले इंगल्फ किया, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया। यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि जो सब्सटेंस है वो डेड और डिकेइंग है, वही ये डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से ये अपना फूड क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। और इनमें एक खास बात ये होती है कि पहले बाहर ही उसको क्या होता है, डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पहले अंदर ले जाते हैं बॉडी में, फिर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये फर्क है। तीसरा जो आता है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिस पे ये डिपेंड कर रहा है उसको बोला जाएगा होस्ट। तो पैरासाइट जिस पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ पर पैरासाइट कौन है, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, अंदर भी रह सकता है बॉडी के और बाहर भी रह सकता है, तो वहां से वो फूड ऑब्टेन कर रहा है। तो पैरासाइट वो हो गया जो फूड ऑब्टेन कर रहा है, और होस्ट वो हो गया जिस पर पैरासाइट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वो होस्ट पर डिपेंड करके न्यूट्रिशन ले रहा है, इसलिए ये भी एक तरह का क्या है, न्यूट्रिशन। ये अपना फूड खुद नहीं बना रहा है, इससे ले रहा है। यहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना रहे हैं क्या, नहीं, वो तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ले रहे हैं। और यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, वो भी किसी दूसरे सब्सटेंस को खा रहे हैं। मतलब इनमें से कोई भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा है, और अगर वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो ये किस तरह का न्यूट्रिशन हुआ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में देखो 2 और हम नाम याद रख सकते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एंडो मतलब अंदर। तो अगर कोई होस्ट बॉडी के अंदर पैरासाइट रह रहा है तो उसको एंडोपैरासाइट बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है जो बॉडी के ऊपर रहता है तो उसको हम बोल देंगे एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब होता है अंदर और एक्टो मतलब बाहर। तो एंडोपैरासाइट का मतलब हो गया कि जो बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, और एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या हो गया, जो बॉडी के बाहर रहकर, सरफेस पर रहकर क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, जैसे ब्लड सकिंग लीच, जो लीच होती है वो सरफेस पे चिपक जाती है और वहां से ब्लड सक करती है, तो ये एक्टोपैरासाइट। इसके अलावा एंडोपैरासाइट में आ जाता है जैसे कि वॉर्म्स कई सारे, ठीक है, हुक वर्म, पिन वर्म वगैरह जो होते हैं ये बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इनको एंडोपैरासाइट बोलेंगे। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के बाहर। तो ये तीनों तरह के न्यूट्रिशन किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, क्योंकि इनमें से कोई भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी एक सेल ही इसकी पूरी क्या होती है, बॉडी होती है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रिशन समझते हैं उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेसेस है वो अलग अलग तरीके से होती है। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, फिर हम पैरामीशियम में समझेंगे, फिर प्लांट में समझेंगे और उसके बाद ह्यूमन बीइंग में पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा में ये यहाँ पर है एक अमीबा।
ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी एक सेल ही इसकी बॉडी होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, सभी में सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल ही होती है। अब अमीबा को एक फूड पार्टिकल को ऑब्टेन करना, ये उसका फूड पार्टिकल है। तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उसकी फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए वो यहाँ सेल मेम्ब्रेन से ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अराइज करता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? स्यूडोपोडिया, ठीक है। सबसे पहले फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर अराइज हुए। फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस फूड पार्टिकल को एनसर्कल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया ने क्या कर लिया? कवर कर लिया। और उसके बाद यहाँ से ये दोनों मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। जैसे ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होगी तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोला जाएगा फूड वैक्यूल, क्योंकि इसके अंदर अब क्या आ गया? फूड आ गया। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? फूड वैक्यूल, ठीक है। पहली स्टेप में क्या हुआ? स्यूडोपोडिया अराइज हुए, उसने फूड पार्टिकल को एनसर्कल कर लिया सेकेंड स्टेप में इस तरह से। और जैसे ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हुई तो फूड कहाँ पर आ गया? अंदर आ गया, इस स्ट्रक्चर के अंदर, और सेल के भी अंदर आ गया। तो ये फूड वैक्यूल के अंदर अब फूड है, मतलब उसने फूड को क्या कर लिया? इंगल्फ कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा? उस फूड को तोड़ेंगे और उसमें से जो जो सेल के लिए नेसेसरी चीज़ें रहेगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी सेल के अंदर, और जो रिमेनिंग वेस्ट चीज़ें रहेगी वो वैक्यूल की हेल्प से वापस क्या कर दी जाएगी? रिलीज कर दी जाएगी। तो यहाँ पर फूड का क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है फूड का, है ना, क्योंकि फूड में को डाइजेस्ट करने के बाद जो जो जरूरी चीज़ें थी वो सब सेल के अंदर चली गई। और यहाँ पर क्या हो रहा है? जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको निकाला जा रहा है, और वेस्ट चीज़ों को निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। और हमसे अगर पूछ लिया जाए कि अमीबा में एक्सक्रीशन कौन सी प्रोसेस से हो रहा है, तो हम बोलेंगे अमीबा में जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है, क्योंकि सिंपली उसको क्या कर दिया उसने? बाहर सेल सरफेस से डिफ्यूज कर दिया, इसलिए ये सिंपल डिफ्यूजन से कहलाएगा, है ना। यहाँ पर जब वो फूड पार्टिकल अंदर आ गया तो इसको हम बोल सकते हैं इंजेक्शन। इन सभी वर्ड्स के मतलब हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर इंजेक्शन वर्ड का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? इंजेक्शन मतलब इनटेक, कि फूड को बाहर से अंदर उसने ले लिया। तो इंजेस्ट किया, फिर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब किया, और जो वेस्ट बचा उसको रिमूव किया, एक्सक्रीशन या फिर सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन, ठीक है ना। एक यहाँ पर हमने जो पढ़ा स्यूडोपोडिया, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल समझ लेते हैं कि स्यूडोपोडिया है क्या। तो दो वर्ड्स है यहाँ पर, दो वर्ड्स है। पहला तो क्या है? स्यूडो, ठीक है। पहला वर्ड है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। और दूसरा वर्ड जो दिख रहा है वो पोडिया या पोडोज, उसका मतलब होता है फुट। इसका मतलब ये कुछ ऐसे सेल के सरफेस स्ट्रक्चर हैं जो फॉल्स हैं। फॉल्स का मतलब क्या? टेम्पररी होते हैं ये। जब उसको फूड इंगल्फ करना होता है तभी अराइज होते हैं, जब फूड वो इंगल्फ नहीं कर रहा है तो उसकी सेल सरफेस पे कोई स्यूडोपोडिया नहीं रहते। इसका मतलब ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है और इसीलिए इनको क्या बोला है? फॉल्स। अब हमसे अगर पूछा जाए कि स्यूडोपोडिया के क्या फंक्शंस हैं, तो हम इसके दो फंक्शन बता सकते हैं। क्या? सबसे पहला तो अपन ने बोला ही क्या, ये फूड को इंगल्फ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कैप्चरिंग ऑफ फूड, ये स्यूडोपोडिया का पहला फंक्शन है। और इसके अलावा अमीबा की सेल या अमीबा खुद जो है वो मूवमेंट भी इन्हीं स्यूडोपोडिया की हेल्प से कर पाता है। तो इसलिए दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? मूवमेंट। याद रहेगा, हमसे पूछा जाए कि स्यूडोपोडिया कैसे अराइज होते हैं, तो हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अराइज हो सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या काम कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे फूड को कैप्चर कर सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। और स्यूडोपोडिया को स्यूडो क्यों बोला जा रहा है या फॉल्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं है। मतलब जब जरूरत पड़ रही है तभी सेल सरफेस पे अराइज होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये डायग्राम हमको आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बनाते आना चाहिए। ये पहली स्टेप हो गई, ठीक है। इसके बाद ये जब वो फूड को इंगल्फ कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये फूड को इंगल्फ कर रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगी, और उसके बाद ये। तो इस तरह से ये बुक में भी डायग्राम हमारे पास बना हुआ है। ये न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बनाने को आता है और कुछ थ्योरी भी इसमें लिखने को आ जाती है। अब हम समझ रहे हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। जैसे अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है, वैसे ही पैरामीशियम भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये उसकी सेल होती है और इसी सेल की हेल्प से वो अपना फूड इंगल्फ करता है। लेकिन कैसे? तो यहाँ पर हमको याद रखना है, जैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं, वैसे ही पैरामीशियम में सीलिया होते हैं। सीलिया ऐसे स्मॉल फिंगर लाइक
स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनको बोला जाएगा। तो ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं और ये कई सारे होते हैं सेल सरफेस पर, ठीक है, और इसी के हेल्प से वो फूड इंगल्फ करता है। नाउ सपोज ये उसका फूड पार्टिकल है, ये उसको इंगल्फ करना है, तो क्या करेगा वो इन सीलिया की हेल्प से स्ट्रोक जनरेट करेगा और इस फूड को धकेलेगा। किस तरफ धकेलेगा? इस गलेट की तरफ। ये ओपनिंग है, यहाँ से फूड जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, जैसे यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बना हुआ है। तो यहाँ पर सीलिया की हेल्प से वो फूड को क्या कर रहा है? बॉडी में पहुँचा रहा है, यहीं बोले सेल में पहुँचा रहा है। उसके बाद यहीं इस फूड वैक्यूल के अंदर, या यूँ बोले कि इस फूड वैक्यूल के अंदर उसका फूड का डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और जो वेस्ट सब्सटेंसेस रहेंगे उसका रिमूवल हो जाएगा। तो वेस्ट सब्सटेंसेस का रिमूवल क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। और यहाँ पर भी एक्सक्रीशन जो होगा वो कौन सी प्रोसेस से होगा? सिंपल डिफ्यूजन से ही होगा, ठीक है। जैसे अमीबा में एक्सक्रीशन जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, वैसे ही यहाँ पैरामीशियम में भी एक्सक्रीशन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही होगा। लेकिन हमसे पूछा जाए कि दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है न्यूट्रिशन में और क्या डिफरेंसेस है? तो हम बोलेंगे पैरामीशियम और अमीबा दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हैं, लेकिन पैरामीशियम सीलिया के हेल्प से फूड को गलेट के थ्रू अंदर पहुंचाता है, सेल सरफेस, ठीक है। लेकिन अमीबा में स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो बॉडी के अंदर जाएगा। दोनों में फर्क हो गया, एक पैरामीशियम में सीलिया की हेल्प से और अमीबा में स्यूडोपोडिया की हेल्प से। लेकिन जो ये तो क्या हुई? डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में एक्सक्रीशन किससे होता है? सिंपल डिफ्यूज। तो ये न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम है, इसके बारे में हमको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और उसके बाद हम समझ लेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब कुछ आता है। अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होता है।